सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया और लेखन कार्य में पूरी तरह से जुट गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। मानसरोवर इनके कहानियों का संकलन है, जिसके 8 भाग हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अलावा प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी काफी मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को समाज को बदलने का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसको उसी रूप में अपने कथा साहित्य में प्रस्तुत किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। भाषा शैली। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत बड़ा है। उसमें न केवल मनुष्यों को ही बल्कि पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी बड़े ही कुशलता के साथ किया है। दो बैलों की कथा पाठ में प्रेमचंद ने भारतीय किसान एवं पशुओं के बीच परस्पर प्रेम भाव और मधुर संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा पाठ एक कहानी है जिसमें दो बैल हैं, हीरा और मोती। झूरी इन दोनों बैलों का मालिक है। ये दोनों बैल हीरा और मोती परतंत्र भारतीय नागरिकों के प्रतीक हैं, जो लंबे समय तक अपने ऊपर हो रहे हर अत्याचार और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हैं। अंत में आजाद हो जाते हैं और अपने स्वदेश लौट आते हैं। दो बैलों की कथा पाठ को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ हम एक एक भाग का क्रमशः अध्ययन करेंगे। भाग 1। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंह मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी।
बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद शब्द कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। अर्थात गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है। गधा एक बुद्धिहीन प्राणी है, उसे मूर्ख माना जाता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी को गधा कहा जाता है। गधा वास्तव में मूर्ख नहीं होता है। मूर्ख उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सरल सीधा और सहनशील होता है। गायें भी सींग मारती हैं। अपने बछड़े को जन्म देते समय शेरनी का रूप धारण कर लेती है, हिंसक पशु बन जाती है। कुत्ते को भी क्रोध करते हुए देखा गया है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा गया है। यानी गधे में क्रोध की भावना नहीं होती, वह क्रोध नहीं करता। वह चुपचाप मार सहन कर लेता है, सड़ी गली घास भी खा लेता है, फिर भी आक्रोश प्रकट नहीं करता। बैसाख के महीने में 1-2 बार क्रीड़ा कर लेता है, उछल कूद मचाता है, परंतु कभी प्रसन्न नहीं दिखता। उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ हर परिस्थितियों में एक समान बना रहता है। गधे की स्वभाव की तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की गई है। उसमें ऋषियों मुनियों के सभी गुण चरम सीमा पर देखे जाते हैं। फिर भी मनुष्य गधे को मूर्ख कहता है। सीधेपन और सहनशीलता की मजाक उड़ाई जा रही है। सरल सीधे और सहनशील व्यक्तियों का अपमान किया जाता है। इस संसार में सीधे सरल बनकर रहना, अत्याचार को चुपचाप सहते रहना ठीक नहीं होता। सीधेपन के कारण ही अफ्रीका और अमेरिका में भारतवासियों की दुर्दशा हो रही है। उनको अपमान सहना पड़ता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बुरे समय के लिए धन इकट्ठा करते हैं, फिर भी बदनाम हैं। उनको नीचा समझा जाता है। अगर वे भी अपने ऊपर हो रहे जुर्म को न सहकर उसका मुंह तोड़ जवाब देते तो सभ्य प्राणी कहलाते। जापान इसका उदाहरण है। एक ही जीत में वह संसार के सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। वह सभी देशों में अपना विशेष स्थान बना लिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अर्थात बैल को गधे का छोटा भाई कहा जाता है। वह गधे से कम मूर्ख होता है। बैल शब्द का प्रयोग मूर्ख के अर्थ में किया जाता है। बैल भी सींग मारता है, वह भी अड़ जाता है, जिद्दी होता है। उसमें संतोष की प्रवृत्ति नहीं होती। वह सीधा और सहनशील नहीं होता, इसलिए वह उतना मूर्ख नहीं होता जितना कि गधा। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे।
बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अर्थात झूरी दोनों बैलों का मालिक था। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। वे दोनों पालतू पशु की एक नस्ल थे। वे दोनों सुंदर, काम में फुर्तीले, सुगठित और ऊंचे कद के थे। बहुत दिनों से एक साथ रहने के कारण उनमें भाईचारा का संबंध हो गया था। एक ही पास बैठते थे, बिना बातचीत किए ही विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। उनके अंदर यह एक अद्भुत शक्ति थी जो सर्वश्रेष्ठ एवं बुद्धिजीवी प्राणी समझा जाने वाला मनुष्यों में भी नहीं पाई जाती। वे एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। सिंह लड़ा लड़ा कर मनोरंजन करते थे। उनमें गहरी मित्रता हो गई थी। जब हीरा और मोती खेतों को हल से जोतते थे, गाड़ी को खींचते थे, तो वे दोनों यही चाहते थे कि अधिक से अधिक बोझ मेरे मित्र के कंधे पर न जाकर मेरे अपने ही कंधों पर आए। दिन भर के काम से थके हुए वे दोनों बैल हीरा और मोती नाद पर जाते थे। उन दोनों में इतना प्रेम हो गया था कि दोनों एक साथ उठकर खली भूसा खाते थे, एक साथ बैठते थे। एक नाद से मुंह हटा लेता तो दूसरा भी नाद से अपना मुंह हटा लेता था। संजोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अर्थात दोनों बैल मालिक झूरी के ससुराल में है। गया झूरी का साला था। एक बार मालिक झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले गया के घर काम करने के लिए भेज दिया। दोनों बैल हीरा और मोती ने समझा
कि मालिक ने हम दोनों को किसी कसाई के हाथों बेच दिया है। उनका अपना बेचा जाना बहुत बुरा लगा, उनको अपमान महसूस हुआ। हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के घर को छोड़कर गया के घर नहीं जाना चाहते थे। गया बड़ी मुश्किल से उन दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती शाम को गया के घर पहुंचे। दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद भी नाद में मुंह तक न डाले। उनको अपना ही घर प्यारा था। यहाँ के घर, गांव, आदमी सब कुछ नए और अनजान लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अर्थात दोनों बैल हीरा और मोती ने चुपचाप एक दूसरे की ओर तिरछी नजरों से देखा। वे एक दूसरे के इशारे को समझ गए। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा गया तब दोनों जिस मजबूत रस्सियों से बंधे थे उन रस्सियों को तोड़कर वहां से भाग निकले। सुबह के समय हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के घर पहुंच गए। उनके गर्दन में रस्सियां लटक रही थीं। पैर से लेकर घुटने तक कीचड़ लगे हुए थे। उनकी आंखों से जहां एक ओर प्रेम की भावना झलक रही थी, वहीं दूसरी ओर विद्रोह की भावना भी। बैलों को देखकर झूरी का प्रेम उमड़ आया। वह प्रसन्न हो उठा। प्रेम से हीरा और मोती को अपने गले लगाया, उनको चूमने लगा। यह बड़ा ही सुंदर दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चाकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। अर्थात घर और गांव भर के लड़कों की भीड़ जुट गई। वे तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। गांव के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। बालकों की टोली हीरा और मोती की इस वीरता की प्रशंसा करने लगी। रोटी, गुड़, चोकर, भूसी देकर सभी ने अपने अपने तरीके से उन दोनों बैलों का स्वागत किया। गांव के दो बालक हीरा और मोती के साहस, वफादारी और वीरता की प्रशंसा कर ही रहे थे। तभी तीसरे बालक ने हीरा और मोती को बैल नहीं बल्कि पिछले जन्म में आदमी होने का तर्क दिया। किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए।
बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाल आ न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात झूरी की पत्नी यानी मालकिन हीरा और मोती को अपने दरवाजे पर देखा तो ईर्ष्या की आग में जलने लगी, क्योंकि ये दोनों बैल हीरा और मोती उसके भाई गया के घर से भागकर आए थे। वह हीरा और मोती को नमकहराम कामचोर कहकर खरी खोटी सुनाया। झूरी से अपने बैलों का यह अपमान सहा नहीं गया। उसने अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे भाई गया को बैलों को खिलाना नहीं आता। मालकिन चिढ़ गई और अपने नौकर को बैलों को केवल सूखा भूसा ही खिलाने की कड़ी चेतावनी दे दी। मालकिन के डर से नौकर ने बैलों को खाने के लिए केवल सूखा भूसा ही दिया। सूखे भूसे में कोई स्वाद न मिलने पर भूखे प्यासे दोनों बैल खली और भूसी की उम्मीद लगाए दरवाजे की ओर देखने लगे। जब मालिक झूरी ने नौकर को बैलों के नाद में खली डालने के लिए कहा, तब नौकर ने खली डालने से मना कर दिया, क्योंकि उसको मालकिन से पिटने का डर था। भाग 2। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। अर्थात गया दूसरी बार फिर झूरी के घर हीरा और मोती को लेने आया। इस बार वह दोनों को बैलगाड़ी में जोता। रास्ते में जाते समय मोती ने बैलगाड़ी को 2-4 बार गड्ढे में गिराने का प्रयास किया, लेकिन हीरा ने बैलगाड़ी को गड्ढे में गिरने से रोक लिया। हीरा मोती से कहीं अधिक सहने की शक्ति रखता था। शाम के समय घर पहुंचने पर गया हीरा और मोती को मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, मारा पीटा, खाने के लिए सूखा भूसा दिया। गया के भी अपने 2 बैल थे। वह अपने बैलों को खली भूसी खिलाकर उनका सम्मान किया, जबकि हीरा और मोती का अपमान किया। मालिक झूरी के घर इन दोनों बैलों हीरा और मोती का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे गांव पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, चोट सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुंह भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अर्थात दोनों बैल गया के खेत को हल से जोतने के लिए तैयार नहीं थे। गया
उन्हें मार मार कर थक गया, किंतु हीरा और मोती दोनों अपने स्थान से हिले तक नहीं, अपने जिद पर अड़े रहे। जब गया ने कठोरता के साथ हीरा के नाक पर जोर से डंडा मारा, तब मोती से सहा नहीं गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह हल लेकर भाग निकला, जिससे हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बिखर गए। गले में लंबी लंबी रस्सियां होने के कारण वे दोनों पकड़ लिए गए। मोती ने देखा कि गया हाथ में लाठी लिए हुए 2 आदमियों के साथ उसका पीछा कर रहा है, तो वह भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। हीरा और मोती दोनों अड़ गए, पर हीरा गया और उनके आदमियों को मारना उचित नहीं समझा। मोती मन महसूस कर रह गया। मोती का तेवर देखकर गया और उनके साथियों को मारना उचित नहीं समझा। गया और उनके आदमियों ने हीरा और मोती को पकड़ लिया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अर्थात गया का एक भाई था भैरो, जिसकी एक छोटी सी लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसको मारती और सताती थी। गया भी उन दोनों बैलों को मारता पीटता था, उन पर अत्याचार करता था। छोटी लड़की और बैलों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी थी। हीरा और मोती के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया। वह उन बैलों को 1-1 रोटियां खिलाती थी। उस एक रोटी से बैलों की भूख तो नहीं मिटती, परंतु उसका स्नेह पाकर मानो उन दोनों को भरपेट भोजन मिल जाता था। उनकी आत्मा को शांति मिलती थी। यह छोटी लड़की का स्नेह ही था कि वे दोनों बैल सूखा भूसा खाकर भी कभी दुर्बल नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों और रोम रोम से विद्रोह की भावना झलकती थी। वे क्रांतिकारी बन गए। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? 1 आध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अर्थात मोती से घर के मालिक का अत्याचार सहा नहीं जा रहा था। वह उसके परिवार के 1-2 सदस्यों को मार गिराना चाहता था, किंतु हीरा ने कहा, जिस मालिक को तुम मारना चाहते हो वह हम लोगों को रोटियां खिलाने वाली नन्ही सी प्यारी लड़की की पिता है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। मोती फिर उस छोटी लड़की की सौतेली माँ को सिंग से उठाकर पटक देना चाहता था, जो इस लड़की को बहुत सताती थी। हीरा मोती को समझाते हुए कहा, नारियों का सम्मान करना चाहिए, उन पर वार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हीरा मोती को नारी सम्मान की बात की याद दिलाकर मालकिन यानी छोटी लड़की की सौतेली माँ को मारने नहीं दिया।
हीरा और मोती दोनों बैल गया के घर से रस्सी तोड़कर भाग निकलने का उपाय ढूंढ निकाले। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सासा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराह खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सासा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अर्थात रात को छोटी लड़की की रोटी खिलाकर चले जाने के बाद दोनों बैल हीरा और मोती रस्सी को मुंह में चबाने लगे। रस्सी इतनी मोटी थी कि मुंह में आ ही नहीं रही थी। बार बार दम लगाने पर भी टूट नहीं रही थी। अचानक उसी समय छोटी लड़की घर से निकलकर बैलों के पास आ गई। दोनों बैल उसका हाथ चाटकर अपना प्रेम प्रकट करने लगे। छोटी लड़की ने भी उन दोनों के माथे पर प्यार से अपना हाथ फेरा। हीरा और मोती की जान बचाने के लिए उनके गर्दन की रस्सियों को खोल दिया और वहां से उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। फिर दोनों बैल लड़की को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहते थे। मोती ने हीरा से कहा कि वहां से भाग निकलने को कहा। मोती ने हीरा को वहां से भाग निकलने को कहा, पर हीरा उस छोटी लड़की को खतरे में छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। हीरा जानता था कि हम लोगों के यहाँ से भाग निकलने के बाद घर वाले इस छोटी लड़की पर ही शक करेंगे कि इसने ही इन दोनों बैलों को भगाया है। लड़की हीरा की बात को समझ गई। वह बैलों के भागने का बहाना करते हुए अचानक चिल्ला उठी, फूफा जी के दोनों बैल भाग रहे हैं, अरे दौड़ो दौड़ो, जल्दी पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अर्थात छोटी लड़की की आवाज सुनकर गया घबरा कर घर से निकला। वह बैलों को भागते हुए देखकर उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगा। बैल पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। गया शोर मचाता रह गया। जैसे ही वह गांव में अपने गिने चुने आदमियों को साथ लेने के लिए आया, वैसे ही दोनों मित्र हीरा और मोती को वहां से भाग निकलने का अच्छा मौका मिल गया। भागते भागते रास्ता ही भूल गए। सामने मटर का एक खेत था। भूख प्यास से तड़प रहे ये दोनों बैल
उस खेत में घुस गए। पेट भर मटर चरने के बाद जब उनकी भूख मिट गई तब अपने आप को आजाद महसूस किए। उछल कूद मचाकर मौज मस्ती करने लगे। अपना सिंग लड़ा लड़ा कर एक दूसरे की ताकत को आजमा रहे थे। कभी मोती हीरा को पीछे की ओर धकेलता तो कभी हीरा मोती को। मोती ने हीरा को अपने बल से पीछे धकेला, वह गड्ढे में गिर गया। हीरा भी क्रोधित हुआ, किंतु वह सावधान हो गया और मोती से मिल गया। मोती भी झगड़े के डर से बगल में खड़ा हो गया। इस प्रकार दोनों की मित्रता बरकरार रही।